हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। ये जो क्लास रहेगी ये स्पेशली फॉर क्लास 12 स्टूडेंट्स, दोज हु आर एस्पायरिंग दैट दे वुड बी appearing in the क्लास 12 फाइनल एग्ज़ाम एज वेल एज जिन लोगों ने क्लास 11 का एग्ज़ाम दे दिया है और क्लास 12 की पढ़ाई शुरू कर दी है। एक चीज़ देखिए, वी नो दैट पूरे भारत में पैंडेमिक बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। स्टिल हम अपना जो पढ़ाई है, लर्निंग, उसे तो बंद नहीं कर सकते। सो लेट अस स्टार्ट। ठीक है, देखिए जो क्लास 12 के बच्चे हैं उनको एक जो अकाउंटेंसी में एक चैप्टर होता है एनपीओ से बहुत ही उनको मतलब एक खतरा सा महसूस होता है। क्या क्वेश्चन आने वाला है, कैसा क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, मैं आपको ये गारंटी देता हूं, आप अगर मेरे ये जो क्लासेस है ध्यान से देखेंगे तो आपकी एनपीओ पूरी पार, मतलब एनपीओ में आपको और कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं, मेरे साथ बने रहिए जो भी इसे देख रहा है। ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट। हमारा जो चैप्टर है वो क्या है? एनपीओ। ठीक है, एनपीओ क्या चैप्टर है? एनपीओ। एनपीओ का मतलब होता है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, एनपीओ स्टैंड्स फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो सेटअप किया जाता है या फिर बनाया जाता है विद द प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोवाइडिंग सर्विसेज नॉट टू अर्न प्रॉफिट। देखिए, हम लोगों ने क्लास 11 में फाइनल अकाउंट्स किए थे जिसमें हम लोगों ने ट्रेडिंग अकाउंट्स की बात किया था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बात की थी, बैलेंस शीट की बात की थी। वो जो किया था फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो ट्रेडिंग कंसर्न का था, और ये है नॉन ट्रेडिंग या फिर हम बोल सकते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। वो जो किया था वो प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन का था। ठीक है, तो नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन वो ऑर्गेनाइजेशन होता है, उनका प्राइम मोटिव होता है प्रोवाइडिंग वेलफेयर सर्विसेज टू द सोसाइटी एज ए होल। उनका कभी भी ये मोटिव नहीं होता कि उनको प्रॉफिट अर्न करना है। क्लियर टू यू? ओके, सो ऐसे कौन से इंस्टीट्यूशन है जो प्रॉफिट मेकिंग के अलावा भी रन करते हैं? जैसे हो गया आपका स्कूल। ठीक है, स्कूल एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो विदाउट मेकिंग प्रॉफिट भी रन करते हैं। जैसे गवर्नमेंट स्कूल अब पकड़ सकते हैं। गवर्नमेंट स्कूल में अभी तो बहुत सा सब कुछ बच्चों को फ्री में प्रोवाइड कराया जाता है। ठीक है, फिर भी डू यू थिंक दैट डू नॉट मेंटेन अकाउंट्स? उनको भी अकाउंट मेंटेन करने की जरूरत होती है। ठीक है, स्कूल हो गया आपका। उसके बाद क्या है? हॉस्पिटल। ध्यान से देखिए, अभी के टाइम में हॉस्पिटल, आप जो भी भगवान को मानता हो, अल्लाह को मानता हो या गॉड को मानता हो, अभी के टाइम में सबसे मेन गॉड कौन है आपका? डॉक्टर्स। हमारा जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं जो इस कोविड पैंडेमिक के समय हमारे लिए लड़ रहे हैं, डॉक्टर्स। तो हॉस्पिटल एक प्लेस है, हॉस्पिटल इज सच ए प्लेस जिसे हम कह सकते हैं ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, उसके बाद है आपका टेम्पल्स। यस, टेम्पल्स। ये देखिए गुरुद्वारा, गुरुद्वारा। ठीक है, गुरुद्वारास, ये सारे क्या है? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। गुरुद्वारास, टेम्पल्स, ओके, दे रन ऑन द मोटिव ऑफ प्रोवाइडिंग वेलफेयर सर्विसेज टू द सोसाइटी। ठीक है, there are lots of NGOs which provide selfless services to the society. They are also can be termed as not for profit making organization. देखिए, ये जो एक लोगो, ये जो एक देख रही है आपका ग्रीन आर्मी। ठीक है, ये ग्रीन कलर के कपड़े जो लोगों ने पहने हुए हैं, इसको कहा जाता है रॉबिन हुड आर्मी। ठीक है, रॉबिन हुड आर्मी गुवाहाटी में बहुत ज़्यादा एक्टिव है ये, और बहुत सारे मेट्रो सिटीज़ में भी एक्टिव है। वो लोग क्या करते हैं, जिन लोगों को खाना नहीं मिलता, जिन लोगों को अच्छा स्कूल नहीं मिलता, अच्छा ट्रीटमेंट नहीं मिलता, दे बाय देमसेल्व्स गिव दिस। ठीक है, सो दीज आर सच ऑर्गेनाइजेशन
which basically work for the upliftment or for the welfare of the society, not for making profit. Clear to you? Okay. Now, अभी ये बात तो सबको समझ में आ चुकी है कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है, तो उनका सोर्स ऑफ इनकम क्या है। अगर वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं दैट्स ओके, उनका सोर्स ऑफ इनकम क्या है? उनका सोर्स ऑफ इनकम है डोनेशंस, उनको डोनेशन मिलता है, ठीक है। और सब्सक्रिप्शन, जो भी मेंबर होता है वो मेंबर्स हम हर साल हो, एनुअली हो, मंथली हो, एक फी प्रोवाइड करते हैं जो होता है सब्सक्रिप्शन, ठीक है। सब्सक्रिप्शन के बारे में सबको पता होगा, मुझे जितना लगता है, क्योंकि आज के वक्त में ओटीटी डेफिनेटली ओटीटी प्लेटफॉर्म में हर कोई एक्टिव रहता है, तो सब्सक्रिप्शन के बारे में ओटीटी हमें सब्सक्रिप्शन लेने की ज़रूरत पड़ती है ओटीटी का, अगर हमें प्राइम कंटेंट देखना है तो ओके। तो सब्सक्रिप्शन इसी तरीके से एनपीओ का जो मेंबर होता है हर साल या फिर हर महीने के हिसाब से एज पर द एग्रीमेंट उन्हें कुछ पैसा जमा करवाना पड़ता है, उससे हम कह सकते हैं सब्सक्रिप्शन। क्लियर? नाउ लाइफ मेंबरशिप फीस। लाइफ मेंबरशिप फीस वो होता है कि ये एक बार पेमेंट कर दिया तो और दोबारा देने की जरूरत नहीं है, लाइफ टाइम के लिए वो पर्सन जिसने ये लाइफ मेंबरशिप फीस दिया एनपीओ का मेंबर बन जाता है, ठीक है। ग्रांट्स गवर्नमेंट से भी मिलता है, प्राइवेट से भी कुछ ग्रांट्स मिलते हैं ताकि एनपीओ अच्छे से रन कर पाए। ओके, नाउ अभी एक क्वेश्चन ये एराइज होता है, उनका ये जो एनपीओ है उसका तो मेन मोटिव है कि सेल्फलेस सर्विस या सर्विस प्रोवाइड करना, प्रॉफिट मेकिंग नहीं है, तो उनको अकाउंट मेंटेन करने की जरूरत क्या है? ठीक है, पहला जो कारण है प्रिकॉशन अगेंस्ट मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स। अभी डोनेशन मिल रहा है, सब्सक्रिप्शन मिल रहा है, ठीक है, जो बंदा ये मेंटेन कर रहा है वो फ्रॉड ना कर पाए, या फिर फंड जो मिल रहा है वो मिस एप्रोप्रिएट ना हो। मतलब फंड मिला बिल्डिंग बनाने के लिए और उस फंड से क्या क्या कराया गया, उस फंड से एक स्पोर्ट्स कंपटीशन करा लिया गया, ये तो मिस एप्रोप्रिएट हो गया, ठीक है। या फिर फंड मिला 2 लाख का और एंट्री हुई 1 लाख का और हिसाब दिखाया गया कि 1 लाख का, तो ये तो मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ फंड हुई। क्लियर? तो इसके लिए अकाउंट मेंटेन करने की जरूरत होता है। प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, वो जो मैंने कहा है कि अगर फंड बिल्डिंग के लिए बना है या बिल्डिंग के लिए मिला है तो प्रॉपरली वो बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करने में ही लगना चाहिए। तो इस चीज को देखने के लिए अकाउंटिंग की जरूरत पड़ती है। क्लियर? रिजल्ट्स ऑफ एक्टिविटीज, देखो डेफिनेटली वी नो दैट कि ये जो एनपीओ है प्रोवाइडिंग वेलफेयर सर्विसेज के लिए काम करता है, पर वो जो सर्विसेज के लिए काम करता है उसके बाद उसका रिजल्ट क्या आ रहा है, वो रिजल्ट तो देखना पड़ेगा ना। उस रिजल्ट के लिए भी हमें क्या चाहिए? अकाउंट्स मेंटेन करने की जरूरत पड़ती है कि क्या रिजल्ट्स ऑफ एक्टिविटीज, मतलब सिर्फ प्रोवाइडिंग वेलफेयर सर्विसेज तो नहीं चलेगा ना, वेलफेयर सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए भी पैसा तो चाहिए, और वो पैसा खर्चा और इनकम तो चाहिए, और खर्चा और इनकम मतलब उन दोनों का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस तो निकालना पड़ेगा, इसके लिए अकाउंट करने की जरूरत है। उसके बाद असेसमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, सिर्फ जो एनपीओ है फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड कर दी गई ऐसा तो नहीं है, उसका फाइनेंशियल पोजीशन भी तो देखना होगा कि आज 1 लाख बोला कि एक एनपीओ बोला कि 1 लाख बच्चों को मुफ्त में खाना देगा, ठीक है, तो अगर उसके पास फंड ही नहीं होगा तो कहां से देगा? एम आई क्लियर? उसके पास पैसा ही नहीं होगा तो कहां से देगा? तो एग्जैक्ट फाइनेंशियल पोजीशन एनपीओ का क्या होता है उसके लिए भी अकाउंट मेंटेन करने की जरूरत पड़ती है। ओके, आई थिंक क्लियर? ओके, नाउ ध्यान दीजिए कि क्या क्या अकाउंट्स मेंटेन, बुक्स मेंटेन करने की जरूरत होती है। पहला, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट। सिर्फ ये 3 चीज ही एनपीओ मेंटेन करता है। क्या क्या? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट। ओके, नाउ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, ध्यान से अभी से जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं ये अगर किसी ने समझ लिया तो समझो कि एनपीओ पूरा पार हो गया। ठीक है, एनपीओ समझने के लिए आपका थ्योरी बेस पूरा क्लियर होना चाहिए, तभी आप प्रैक्टिकल सम जो आएगा वो कर पाओगे, अदरवाइज गलत करके आओगे।
बाद में कह देना कि सर अपने तो अच्छे से समझाया नहीं। अगर समझना है तो अभी से ध्यान दो, ठीक है। नाउ इट इज सिंपली ए समरी ऑफ द कैश बुक। हम लोगों ने क्लास 11 में कैश बुक किया था। क्लास 11 में हम लोगों ने क्या किया? क्लास 11 में हम लोगों ने कैश बुक किया था। कैश बुक किया था कि नहीं? कैश बुक डबल कॉलम भी किए थे, सिंगल कॉलम भी किए थे। ऐसे होते थे कैश बुक, ओके। ये होता था कैश बुक, ओके। दैट वाज डेबिट साइड। ये हो गया क्रेडिट साइड। डेबिट साइड में जितने भी रिसिप्ट कैश आया, ठीक है, रिसिप्ट्स ऑफ कैश डेबिट साइड में लिखा जाता था, और पेमेंट्स ऑफ कैश क्रेडिट साइड में लिखा जाता था, है कि नहीं? इन द सेम वे receipt and payment account is also a summary of the cash book, classified under suitable headings and including opening and closing balances. Clear? तो पहला चीज तो हमको समझ में आ गया कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होता क्या है। ये कैश बुक के जैसा ही है। क्लियर? इट इज व्हाट? इट इज लाइक ए कैश बुक। जैसे डेबिट साइड में सारे रिसिप्ट, क्रेडिट साइड में सारे पेमेंट्स। हमने कैश बुक किया था, ओके। नाउ receipts and payments of revenue and capital nature. Now what is revenue and capital nature? मतलब revenue का मतलब होता है which are recurring का मतलब जो चीज हमेशा होता हो, वो हो गया recurring। और capital nature का जो हमेशा नहीं होता है, ठीक है, जो लगातार नहीं होता है या हमेशा नहीं होता है, वो हो गया कैपिटल नेचर। तो ये जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है वो सब कुछ रिकॉर्ड करता है। वो कोई भी ट्रांजैक्शन हो, वो रेवेन्यू नेचर का हो कि कैपिटल नेचर का हो, वो सब कुछ रिकॉर्ड कर लेता है, ठीक है। उसके बाद रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कवरिंग एनी पीरियड, मतलब रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स कवरिंग एनी पीरियड। ध्यान से देखिए, एनी पीरियड का मतलब अभी चल रहा है कौन सा? 2021, ओके। ये समझ लीजिए 2019, ये हो गया आपका 2020 पकड़ लेते इसे, और 2022, ओके। सो कोई भी रिसिप्ट अगर एनपीओ करता है 2020 के लिए रिसीव कर रहा है, पर वो रिसीव हुआ 2021 में, ये भी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट रिकॉर्ड करेगा, ओके। 2022 के लिए अगर कोई एडवांस पेमेंट करके जा रहा है, ये भी रिकॉर्ड करेगा। मतलब कवरिंग एनी पीरियड। कौन सा पीरियड? पास्ट, प्रेजेंट, ठीक है, फ्यूचर, कोई भी पीरियड कवर कर लेता है। मतलब किसी भी पीरियड का हो, वो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट रिकॉर्ड करेगा। क्लियर? ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंसेस, कैश बुक जैसे हमने करते थे ना, टू बैलेंस बीडी, इधर भी है रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट, ध्यान देना, सेम है। ये भी स्टार्ट होता है टू बैलेंस बीडी, ओके। टू बैलेंस बीडी ये क्या क्या से स्टार्ट होता है? कैश इन हैंड या फिर कैश एट बैंक, ओके। ये ओपनिंग बैलेंस से शुरू होता है और क्लोजिंग बैलेंस में खत्म होता है बाय बैलेंस, ठीक है, सीडी। सेम कैश और बैंक का जो क्लोजिंग बैलेंस है। अंडरस्टूड? सो इट स्टार्ट्स विद द ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक and ends with the closing balance of cash and bank. Clear? Okay. Now हमें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट प्रिपेयर करके किसी भी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का कैश पोजीशन के बारे में पता चलता है, बिकॉज इट इज जस्ट ए समरी ऑफ द कैश बुक। मतलब कितना कैश आया, कितना कैश गया, और एट द एंड ऑफ द ईयर कैश हाथ में कितना है, वो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट प्रिपेयर करने से पता चलता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अभी जो मैं बताने जा रहा हूं, वेरी इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है, ठीक है। अवॉइडेंस ऑफ आउटस्टैंडिंग आइटम्स। आउटस्टैंडिंग का मतलब द आइटम्स which yet to be paid or which yet to be received, जो एक्चुअल में पेमेंट ना हुआ हो या एक्चुअल में रिसीव्ड ना हुआ हो, तो दैट वुड बी टोटली अवॉइडेड, ठीक है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट सिर्फ कैश के बारे में सोचता है, क्या कैश आया या फिर क्या कैश गया। कैश आया तो रिसिप्ट, कैश गया तो पेमेंट। कोई भी ऐसा चीज या फिर ऐसा आइटम जो एक्चुअल में कैश से इसका कोई लेना देना ना हो, तो वो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं होगा। आउटस्टैंडिंग आइटम जैसे कि आउटस्टैंडिंग सैलरी, एक ले लेते हैं, आउटस्टैंडिंग सैलरी ले लिया हमने,
आउटस्टैंडिंग सैलरी ये रिकॉर्ड नहीं होगा, बिकॉज आउटस्टैंडिंग सैलरी का मतलब क्या, सैलरी येट टू बी पेड, अभी भी देना बाकी है। क्लियर, आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड। डेप्रिसिएशन पकड़ लीजिए, डेप्रिसिएशन भी रिकॉर्ड नहीं करेगा, एक्चुअल में तो कैश नहीं जा रहा है ना, डेप्रिसिएशन इज डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, बट एक्चुअल में क्या कैश कम हो रहा है, नो, कैश आउट नहीं हो रहा है। तो कैश अगर आउट नहीं हो रहा है तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में ये रिकॉर्ड नहीं होगा। मैं फिर से एक बार समराइज कर देता हूं, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या होता है, ये कैश बुक का समरी है, ठीक है। डेबिट साइड में सारे रिसिप्ट्स आएंगे, क्रेडिट साइड में सारे पेमेंट्स आएंगे। क्लियर, अच्छा। ये रेवेन्यू और कैपिटल नेचर का है, इसका मतलब क्या, रेवेन्यू आइटम भी रिकॉर्ड होगा, कैपिटल आइटम भी रिकॉर्ड होगा, इसमें कोई भेदभाव नहीं करता। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कभी भी भेदभाव नहीं करता, सबको रिकॉर्ड कर लेता है। पीरियड कवरिंग एनी पीरियड, पास्ट का कोई ट्रांजैक्शन, प्रेजेंट का ट्रांजैक्शन, फ्यूचर का ट्रांजैक्शन, सबको रिकॉर्ड करेगा, ठीक है। और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट स्टार्ट होता है ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस, ओपनिंग बैलेंसेस ऑफ कैश एंड बैंक, और खत्म होता है क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक। क्लियर, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट प्रिपेयर करके हम किसी भी एनपीओ का कैश पोजीशन एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड जान सकते हैं। क्लियर, और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कभी भी आउटस्टैंडिंग आइटम्स को रिकॉर्ड नहीं करता। क्लियर, सो वी आर मूविंग इनटू नेक्स्ट, हम नेक्स्ट अकाउंट में जा रहे हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है। दिस वन ऑल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट। ओके, क्या बोला गया है, इट इज सिमिलर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के जैसा है। अच्छा, हम लोगों ने क्लास 11 में किया था ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, किया था, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऐसे होता था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऐसे ही तो होता था, ये होता था डेबिट साइड, ये होता था क्रेडिट साइड। डेबिट साइड में सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आते थे, क्रेडिट साइड में सारे इनकम्स आते थे, ठीक है। और अगर डेबिट बैलेंस आया तो क्या निकलता था, नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट निकलता था, और क्रेडिट बैलेंस आने से नेट लॉस निकलता था। ओके, यही तो था आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है, ये भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह ही है, सेम फंक्शन, उसका भी फंक्शन सेम है। ओके, नाउ वी आर मूविंग इनटू द फीचर्स। पहला चीज ध्यान से देखिए, बोला है ये रेवेन्यू अकाउंट, मतलब द आइटम्स विच विल बी रेकरिंग इन नेचर, ठीक है, वही रिकॉर्ड होगा। अभी रिकरिंग इन नेचर कैसे, क्या क्या है, सैलरी, अगर एनपीओ ने कोई कर्मचारी काम कर रहा है तो उसको सैलरी हर महीना देने की जरूरत है, तो ये हो गया रेवेन्यू आइटम। ओके, रेंट, ये रेवेन्यू आइटम हो गया, ठीक है। अभी कैपिटल आइटम क्या होता है, जैसे परचेज ऑफ फर्नीचर, परचेज ऑफ फर्नीचर, क्या खरीदा गया, फर्नीचर से रुपीज 1,00,000 का, 1,00,000 का फर्नीचर खरीदा गया। अभी फर्नीचर जब खरीदा गया तो ये जो एक्सपेंडिचर है, क्या 1,00,000 का फर्नीचर ये एनपीओ हर साल खरीदेगी, नो, एक ही बार खरीदेगी, और ये एक्सपेंडिचर उसको साल दर साल बेनिफिट प्रोवाइड करता रहेगा। तो ये जो एक्सपेंडिचर हुआ वो हो गया कैपिटल एक्सपेंडिचर। सो एनी एक्सपेंडिचर विच इज नॉट इनकर्ड रेगुलरली, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं होता। क्लियर टू यू, अंडरस्टूड? ओके, नाउ मैचिंग ऑफ एक्सपेंसेस अगेंस्ट रेवेन्यू, मतलब इस साल में अगर आप करंट अकाउंटिंग पीरियड की बात कर रहे हैं तो इस साल में जितने भी एक्सपेंसेस हुए हैं उस एक्सपेंसेस को इस साल में कितना इनकम हुआ है उसके साथ रिकॉर्ड मैच किया जाता है, ठीक है। एक्रूअल बेसिस, वेरी इंपॉर्टेंट, एक्रूअल बेसिस, एक्रूअल बेसिस का मतलब होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट रिकॉर्ड्स ऑल एक्सपेंसेस, सारे एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करता है, ऑल एक्सपेंसेस, ठीक है, वेदर एक्चुअली पेड और नॉट, मतलब आउटस्टैंडिंग आइटम्स रिकॉर्ड होगा। बात समझ में आ रहा है? आउटस्टैंडिंग एट द फॉर द करंट अकाउंटिंग पीरियड ये रिकॉर्ड करेगा, क्योंकि बोला है कि ये एक्रूअल बेसिस में अकाउंट मेंटेन किया जाता है अंडर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है। मतलब सारे एक्सपेंसेस रिकॉर्ड होंगे जो एक्चुअल में पे हुए हो या ना हुए हो, ठीक है। उसी तरीके से सारे इनकम भी रिकॉर्ड होगा, वेदर एक्चुअली रिसीव्ड और नॉट, ठीक है। ऑल इनकम्स, सारे इनकम्स रिकॉर्ड किए जाएंगे, वेदर
एक्चुअली, ठीक है, रिसीव्ड, एक्चुअली रिसीव्ड और नॉट, मतलब एक्रूड इनकम भी रिकॉर्ड किया जाएगा। ओके, दैट इज द एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। नाउ प्लेसमेंट ऑफ आइटम्स, आइटम्स को प्लेस कहाँ किया जाता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को, तो समझ लीजिए ये हो गया आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है, इनकम एक्सपेंडिचर ऐसे टी शेप का ही बनता है, ऐसे है। डेबिट साइड ये हो गया और ये हो गया क्रेडिट साइड, सेम। डेबिट साइड में एक्सपेंडिचर आता है, क्रेडिट साइड में इनकम आता है। ये हो गया आइटम्स रिकॉर्ड, ठीक है। ऑल द एक्सपेंडिचर्स आर रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड ऑल द इनकम्स आर रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्लियर? पीरियड कवर्ड, कौन सा पीरियड कवर्ड करता है? ओनली करेंट अकाउंटिंग पीरियड। डू रिमेंबर, करेंट अकाउंटिंग पीरियड, मतलब जिस साल के लिए आप बना रहे हो वही साल का सारा ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेगा, बाकियों को अवॉइड करेगा। क्लियर? एक्सक्लूशन ऑफ आइटम्स ऑफ कैपिटल नेचर, हमने पहले ही बता दिया था, ये एक रेवेन्यू अकाउंट है। इट ओनली रिकॉर्ड्स द आइटम्स विच आर रेगुलर और रिकरिंग इन नेचर। ओके, मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। अगर किसी को समझ में ना आया हो तो ध्यान से देखिए, ध्यान से इस वीडियो को फिर से आप रिवाइंड कीजिए और फिर देखिए। फिर भी अगर समझ में नहीं आता तो आप कमेंट कीजिए एंड आई विल गेट बैक टू यू। दैट मच फॉर टुडे। और अगर एनपीओ पार करना है मेरे साथ बने रहिए, पूरा एनपीओ खत्म करा दूंगा, एक क्वेश्चन भी आपका नहीं छूटेगा, गारंटी है मेरी। ओके, एंड बी सेफ, बाय बाय।